अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन दिन। नाज़रीन, आज हम आपको एक अच्छी खबर देने जा रहे हैं और वो अच्छी खबर ये है कि कराची का सिंध का बड़ा अस्पताल, बल्कि सिंध का पूरे सूबे का, अगर सिंध गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल जो कि नागन चुरंगी पर वाक़ है, वहाँ मौजूद हैं। ये अस्पताल कुछ महीने पहले मुश्किलात का शिकार रहा, बंद हो गया था, सर्विसेज भी बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद अब दोबारा से ये शुरू हो चुका है और यहाँ इलाज मुआवजे की सहूलियात भी दोबारा से फराहम की जा रही हैं मरीज़ों को। ये स्पेशली बच्चों का अस्पताल है और इतना बड़ा अस्पताल कोई और नहीं है जो कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर में हो। तो आज हम आपको अस्पताल दिखाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सहूलतें दस्तियाब हैं, ताकि आपको अपने बच्चों को कहीं दूर नहीं ले जाना पड़े, बल्कि आप यहाँ आएँ अपने घर के करीब आकर और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम मिलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तौफीक साहब, और डॉक्टर तौफीक साहब CEO हैं इस हॉस्पिटल के, और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस अस्पताल का इंतज़ाम कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है? देखिए, यह बेसिकली ये सिंध गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और ये सूबा सिंध का सेकंड लार्जेस्ट बच्चों का हॉस्पिटल है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नोट के तहत गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट और पॉवर्टी इरिडिकेशन इनिशिएटिव के तहत एक माहदा हुआ है। तो PEI, जिसे हम पॉवर्टी इरिडिकेशन इनिशिएटिव कहते हैं, वो इसको एज ए मैनेजर इसको वो चला रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध फाइनेंशियल सपोर्ट करती है और एज ए मैनेजर जो है वो पॉवर्टी इरिडिकेशन। तो आइए, चलिए हमें ज़रा बताइए कि यहाँ पर अब क्या क्या सहूलतें हो गई। ये अस्पताल बीच में क्राइसिस का शिकार रहा, मुश्किलात रही। जी हाँ, थोड़े से इश्यूज थे ऑडिट के फंड्स के, क्योंकि बेसिकली ये PP नोट कहता है कि एग्रीमेंट है और उसमें एक सिस्टम है फंड रिलीज़ होने का, एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का और पॉवर्टी इरिडिकेशन का। उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी गवर्नमेंट की और PI की, जिसकी वजह से फ़ंड रिलीज़ होने में देर हुई। जब फंड्स नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल को चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो तकरीबन 90% जो स्टाफ है वो प्राइवेटली हायर किया गया है, तो उनको सैलरीज़ के इश्यूज़ आ गए थे। तो जब सैलरी नहीं मिलेगी तो स्टाफ काम नहीं करेगा और जाहिर सी बात है हॉस्पिटल सफ़र करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पोलियो का सेंटर मौजूद है। हाँ, पोलियो का सेंटर हमने बिल्कुल फ्रंट पे रखा हुआ है, ताकि जो भी बच्चे हैं, बेसिकली ये हमारी रजिस्ट्रेशन काउंटर है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, मेल फीमेल काउंटर है, और वहाँ पे वो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लेता है और MR नंबर जनरेट हो जाता है। MR नंबर भी जनरेट हो जाता है, उसका शनाख्ती कार्ड भी होता है और साथ में उसके फादर का नाम भी आता है बच्चे का। तो जब नेक्स्ट टाइम पेशेंट जब भी आएगा तो उसको सारा डेटा यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे सारा कंप्यूटराइज HMA सिस्टम है, पेपरलेस सिस्टम है, सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर पे आ जाती हैं। नेक्स्ट बच्चा एक विज़िट करके गया, अगली दफ़ा आया, उसने अपना MR कार्ड दिया, उसको स्लिप मिल जाती है, डॉक्टर के पास जाता है, वो उस नंबर इंटर करता है, तो उसकी हिस्ट्री और उसका पुराना ट्रीटमेंट सारा उस कंप्यूटर में उसके पास आ जाता है। अच्छा, अभी भी वहाँ से लोग तो बैठे हुए हैं। ये वेटिंग एरिया भी आपने बनाया ये वेटिंग एरिया। यहाँ पे वो पेशेंट जो पर्ची लेने के इंतज़ार में बैठे होते हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ से पर्ची लेते हैं, फिर वो OPD एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे आउट पेशेंट के डॉक्टर्स बैठे होते हैं। ये फार्मेसी डिस्पेंसरी है। जब दवा डॉक्टर को दिखा देते हैं, दिखाने के बाद जब वो इस फार्मेसी में आते हैं और वो दवा डॉक्टर जब लिखता है तो फार्मेसी के कंप्यूटर पे रिफ्लेक्ट होती है, तो वो पेशेंट आके अपनी पर्ची भी यहाँ देता है, वो कंप्यूटर ऑन करता है, तो सारी मेडिसिन सारी दवाइयाँ फ्री है। यहाँ पे कोई कैश काउंटर नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्त। नाज़रीन, यहाँ पे अभी कोई कैश काउंटर नहीं है इस अस्पताल में, और दवाई भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है। तो और क्या क्या यहाँ बाकी जो चीज़ें होती हैं, चेकअप तो हो गया, कंसल्टेंट हमें मेडिकल चेकअप के अलावा पूरा हमारा जाहिर से 200-250 बेड का हॉस्पिटल है, और इसमें इंडोर भी है, ऑपरेशन थिएटर है, लेबॉर्ट्री है, और रेडियोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड है, जो भी हम उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बच्चों के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट है, PICU है, NICU है, ये सारी OPDs हैं बेसिकली। इसमें कंसल्टेंट OPDs हैं, यहाँ पे जो कंसल्टेंट पीडियाटिशियंस हैं, यहाँ पे वो लोग OPD करते हैं।
और मेडिकल ऑफिसर्स हमारे सामने वाले हॉल में ओपीडी है वहाँ पे करते हैं। वो समझते हैं कि किसी पेशेंट को अगर सीनियर कंसल्टेंट को दिखाना है तो इसको रेफ़र कर देते हैं, वो यहाँ आ जाता है। इस यहाँ से रेफ़र होने के बाद अगर वो समझता है उसको एडमिट करना है तो एडमिट कर लेता है, अगर यहाँ इन्वेस्टिगेशन या प्रॉपर जो भी तो है। ये जो ब्लॉक उसके है यहाँ ऊपर पे डिपेंड करता है। कंसल्टेंट बैठते हैं और सिर्फ एग्जामिनेशन वगैरह होती है यहाँ पे कंसल्टेंट बैठते हैं और सिर्फ एग्जामिनेशन वगैरह होती है। ये ओपीडी ब्लॉक है। यहाँ सबसे पहले पेशेंट आके जब पर्ची लेता है, ये हमारे छोटे क्यूबिकल्स बने हुए हैं, यहाँ पे रिपोर्ट करता है। ये असेसमेंट सेंटर है, यहाँ पे बच्चे का वेट, टेम्परेचर सारा उसको असेस किया जाता है और असेसमेंट के बाद उसकी पर्ची बना के उसको यहाँ पे दिया, यहाँ वेट करता है। फिर इन रूम में हमारे मेडिकल ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वो उनको फिर एग्जामिन करते हैं। इस असेसमेंट में अगर वो नर्स या जो भी यहाँ पे मौजूद है वो देखे बच्चा ज़्यादा सीरियस है तो उसको फिर क्यू का वेट नहीं करना पड़ता, उसको हम क्यू से हटा के उसको प्रायोरिटी पे डॉक्टर के पास भेज देते हैं या उसको इमरजेंसी में रेफर करते हैं। के बाद फिर कहाँ जाता है पेशेंट? डॉक्टर मुआयना करता है तो उसके बाद डिपेंड करता है पेशेंट कंडीशन पे। अगर मेडिकल ऑफिसर समझता है कि माइल्ड बीमार है, बच्चा ज़्यादा बीमार नहीं है और उसको किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है तो उसको दवा तजवीज़ करता है, जो डिस्पेंसरी से लेके दवा वो ले लेता है। बच्चों में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं? आजकल तो मिक्स ही आ रहे हैं, कुछ नमूनिया के, कुछ थोड़े फ्लू के, फीवर के, कुछ डायरिया के। लेकिन अभी डायरिया के आने वाले टाइम में बढ़ने का इम्कान ज़्यादा होगा। और यहाँ पर हर तरह का इलाज बच्चों को मिल जाता है? हाँ, इलाज तो सब तरह का मिल जाता है। उस तरफ चलें, इंडोर की तरफ हम जाएं। सर हमारा ऑडिटोरियम है, यहाँ पे 200 लोगों का हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट है सर, एयर कंडीशनड है ऑडिटोरियम में। और इसके अंदर हम तमाम कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन की क्लासेस, CME की क्लासेस हमारी होती हैं। यहाँ पे भी सेंटर बना हुआ है यहाँ आपका? हमारे पास अच्छा, ये कब से बना है? ये जैसे पहले दिन वेरी फर्स्ट डे जो हुआ था, हमने 24 आवर के नोटिस पे यहाँ बना दिया था। अडल्ट सेंटर है। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, हमारे पास क्यू मैट्रिक सिस्टम है हमारे पास। आप देखें ये पर्ची नकलती है, उसका नंबर नहीं मिल जाता है उसको, ठीक है। वो अपना जो उसका नेम से में नंबर जो कोड मिलता है वो कोड यहाँ बताता है। यहाँ से फॉर्म मिलता है, फॉर्म फिल हो जाता है। फॉर्म फिल करने के बाद वो इस टेबल पे जाता है, जब हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए उसका ब्लड प्रेशर और डिफरेंट उसकी हिस्ट्री लेते हैं। वो ये उसका वेटिंग एरिया है। जब हिस्ट्री लेके वो समझते हैं कि वो फिट है फॉर वैक्सीनेशन तो वहाँ वेट करता है। उसके बाद उधर हमारा क्यू मैट्रिक से उसका नंबर अनाउंस होता है कि इस नंबर का पेशेंट हमारे फलाने नंबर क्यूबिकल में जाके वैक्सीन करवा ले, ठीक है ना। ये क्यूमेट्रिक सिस्टम इस वक्त सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में है जो यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये सफाई ये सब ऐसे ही चलता रहता है हर वक्त? 24 घंटे 24 आवर्स आपको यहाँ पे हमारे पास जब तक हमारा ये सेंटर खुला होता है आपको क्लीन मिलेगा एनी टाइम। यू आप आ जाएँ इधर। क्या सेंटर है जहाँ रूटीन की वैक्सीनेशन होती है और उसके अलावा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, न्यूरोलॉजी है, लैब कलेक्शन पॉइंट्स हैं, वो इस तरफ सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारा जो OPD सिस्टम है ये भी क्यू मैट्रिक है। सामने देख रहे हैं ना, वो क्यू मैट्रिक है। वहाँ से अपना नंबर लेता है, नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कराता है, उसके बाद वो सिलसिला शुरू होता है। ये हमारा OPD ब्लॉक है। सामने आप जो देख रहे हैं ये हमारा इंडोर है। ये चिलर है, ठंडे पानी का है। हमारे पास अपना RO प्लांट है जिसमें हम अपना पानी फ़िल्टर करते हैं और PCSIR से हम पानी को चेक कराते हैं क्वार्टरली। और पानी वो ड्रिंकेबल पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है। और ये इस पानी से हम यहाँ से देते हैं। ऊपर चिलर लगा हुआ है, ये ठंडा पानी होता है। इंडोर ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे शाम के टाइम पे फिर OPD शुरू हो सकती है, हो जाती है। कुछ कंसल्टेंट भी यहाँ बैठते हैं। ये हमारे एमरजेंसी है। यहाँ पे अगर कोई शाम को पेशेंट आना चाहे तो यहाँ इस एरिया में दिखा सकता है। ये जो तख्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं ये बेसिकली ये जो जापान जायका ने ये बिल्डिंग बनाई थी। हाँ, तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने ये उनकी बिल्डिंग बनाने में उनका हाँ बिल्कुल, जायका वालों ने बिल्डिंग। ये इमरजेंसी क्या 24 घंटे या इमरजेंसी 24 घंटे होती है। तो इसके आजकल कुछ हर तरह की इमरजेंसी हर तरफ हैंडल, तमाम इमरजेंसी हम हैंडल करते हैं। कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, सारी चीज़ें हैंडल करते हैं। लेकिन ऑल डिपेंड्स कि क्योंकि ये सेकेंडरी केयर लेवल का हॉस्पिटल है, अगर कोई टर्शरी केयर की पोजीशन आ जाए तो फिर उसको हम रेफ़र भी करते हैं। लेकिन आमतौर पे यहाँ पे करते ही है। लाइन से हम देख लेते हैं क्योंकि पेशेंट ट्रीटमेंट एरिया की तरफ हम नहीं जाना चाहेंगे। तो इस तरफ आ जाए। ये हमारा रिससिटेशन एरिया है। ये डॉक्टर कैलाश इंचार्ज है हमारी ER के। एवरेज कितनी इमरजेंसी आ जाती है?
रिसेंटली जब रीस्टार्ट किया है 200 प्लस पेशेंट्स हैं 24 आवर शिफ्ट के, अप्रॉक्सीमेट 70 पर शिफ्ट। और निमोनिया, सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ आते हैं, डायरिया वाले, फिट्स वाले पेशेंट आ रहे होते हैं, पॉइजनिंग के साथ आते हैं, केरोसिन ऑयल लेके हुए, इस तरह जी बिल्कुल हर इमरजेंसी होती है। बाकी जो जिनको वेंट की ज़रूरत हो रही होती है वो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, उनको हम स्टेबलाइज करके फिर प्रॉपर तरीके से रेफ़र करते हैं। NICU है हमारे पास, यहाँ पे 14 इंक्यूबेटर है हमारे पास हैं। अच्छा, 14 इंक्यूबेटर 14 इंक्यूबेटर हैं यहाँ हमारे पास। और वैसे ये तादाद तो कम नहीं होगी? देखिए हमारे पास नीड कितनी होती है वैसे? नीड तो देखें बहुत सारी होती है, बढ़ती है। जब ये ओवर स्पिल होता है तो पेशेंट रेफ़र भी करना पड़ता है, लेकिन पहले तो ये 8 थे, अभी हमने बढ़ा के टोटल 18 बेड्स कर दिए हैं NICU के ना। अच्छा। तो इस वक्त 14 हमारे पास फंक्शनल है, वैसे अदरवाइज 18 इंक्यूबेटर्स हमने किए हैं, 14 फंक्शनल है। इस तरफ हमारा PICU है जो फीड्स इंटेंसिव केयर यूनिट है, ये सेकेंडरी केयर लेवल का है। इन पर नियर फ्यूचर में इसको हम टर्शरी केयर पे इंशाल्लाह ले जाएंगे और वहाँ पे वेंटिलेटर्स और ये वो सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। तो ये तो एक अच्छा है कि भाई जो मरीज़ हैं, जो वालिदैन हैं, उनको ख़ास तौर पर जो लोग नॉर्थ नाज़ावान में रहते हैं, नॉर्थ कराची में रहते हैं, ऐसे कहाँ से यहाँ देखें हमारे पास पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, 5 मिलियन पॉपुलेशन है और हमारे पास बेसिकली हब से भी पेशेंट आ रहा है, लियारी से भी आ रहा है, सुरजानी से भी आ रहा है, न्यू कराची से आ रहा है, नॉर्थ नाज़ाबाद से आ रहा है। तो यहाँ इसके अलावा इंटीरियर सिंध से भी पेशेंट आ रहा है, बलूचिस्तान से भी पेशेंट आ रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का पेशेंट तो डेफिनेटली आ ही रहा है, जिसकी अपनी खुद पॉपुलेशन 5 मिलियन के करीब है। तो बहुत बड़े एरिया कैटर करते हैं। ये एरिया हमारा यहाँ पे हमारे स्टाफ के लोग अपने चाय और लंच का टाइम होता है तो यहाँ पे आ जाते हैं। और ये हमारा मेडिकल वार्ड 1 है। और अब कितनी बेड स्ट्रेंथ कितनी है आपके पास, और शुरू में कितनी थी जब आपके ये 50 बेडेड था, अब हमारे पास 213 बेड हैं। और जैसे ये एरिया है हमारा, जहाँ पे बच्चे की मदर, उन्होंने लंच लेना है, नाश्ता करना है। अच्छा, ये मदर्स के बैठने का एरिया? मदर के बैठने का, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए या रिलैक्स करने के लिए। ये हमारी सेटेलाइट डिस्पेंसरी है, यहाँ पे 1 हफ्ते की मेडिसिन वार्ड की रिक्वायरमेंट भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है ना, ये हमारा ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस अस्पताल की लोकेशन क्या है? थोड़ा सा अगर जिसने नहीं देखा हुआ अस्पताल, पहली दफ़ा कोई आना चाहे तो देखिए, उसको क्या बेसिकली ये कहलाता तो नॉर्थ नाज़ाबाद है, लेकिन नियर टू नागन चुरंगी पड़ता है, न्यू कराची नागन चुरंगी के नज़दीक। लेकिन बेसिकली ये शादमान टाउन नॉर्थ नाज़ाबाद है। तो अगर आप सराब गोड की तरफ से, ये गुलशन इकबाल की तरफ से आएँ तो नागन चुरंगी के ब्रिज पे चढ़ते ही लेफ़्ट टर्न करें, लेफ़्ट करके उतरते ही आपको इमीडिएटली लेफ़्ट पे हॉस्पिटल मिल जाता है। इसकी ईजी अप्रोच है और बिल्कुल मेन रोड के साथ ही है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें तो हमने विजिट की माशाल्लाह, OPD भी है, इंडोर भी है। आपका अभी फ्यूचर का प्लान्स क्या है और बजटरी पोजीशन क्या है? देखिए, फ्यूचर का प्लान ये है कि हम, क्योंकि एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है और इसकी डे बाय डे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हम चाहते हैं कि पेशेंट्स को मैक्सिमम फैसिलिटी अंडर वन रूफ दें। उसके लिए हमारा प्लान ये है कि उसको टर्शरी केयर लेवल तक लेके जाएँ और ताकि यहीं पे वेंटिलेटर्स हों, यहीं पे सारा अरेंजमेंट हो, बच्चे को हमें कहीं रेफ़र ना करना पड़े और यहीं पे हम उसको तमाम सहूलत दें। और उसके लिए क्योंकि बीच में कुछ हमें प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिस वजह से हॉस्पिटल थोड़ा सा ये स्लो हुआ, लेकिन अब चीज़ें स्मूथ हैं इंशाल्लाह और बहुत जल्दी इसको हम टर्शरी केयर पे भी ले जाएंगे और आप देखेंगे कि इसकी सर्विसेज और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। आपका तो माशाल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर का भी खासा एक्सपीरियंस रहा है और आप पब्लिक सेक्टर में आपने एक लंबा अर्सा सर्व किया है, तो वो तजुर्बा भी आपके पास है चीज़ें। तो आप इसे कितना अपलिफ्ट करने का विजन रखते हैं कि ये फैसिलिटी जो है वो एक बड़ी फैसिलिटी हो जाए? देखिए, बात यह है कि ये मैंने आपको पहले ही बताया इसमें और क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी होंगी आपको? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नोड के तहत एक NGO जिसको PEI हम कहते हैं, पावर्टी एजुकेशन इनिशिएटिव, उनके उसको मिला हुआ है। तो ये ऑल डिपेंड्स डिमांड एंड सप्लाई और फंड्स के ऊपर है। फंड जितना किसी गवर्नमेंट से हमें देती है, वक्त पे मिलता जाता है। तो हमने प्लानिंग की हुई है जो गवर्नमेंट से भी शेयर की हुई है, हमारे पास ऑलरेडी है। उसको अगर हमारे जैसे फंड रिलीज होते जाएंगे, हम उसको चीज़ें आगे लेके बढ़ते चले जाएंगे और ये सर्विसेज जो है ये मिलेगी। कि सिंध गवर्नमेंट का ये एक चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट के हेड का फेदर हो ये हॉस्पिटल जो ऑलरेडी है और इंशाल्लाह ये आप बहुत जल्दी आप देखेंगे कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हवाले से सिंध गवर्नमेंट का ये बेस्ट हॉस्पिटल है। और अब सिंध गवर्नमेंट का तावन सही बेहतर तरीके से बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ तावन कर रही है। हम शुक्रगुजार हैं वज़ीर आला सिंध के, सेक्रेटरी सेहत के, मैडम मिनिस्टर के, जिन्होंने PEI पर ट्रस्ट किया है, उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है और कंटिन्यू किया है और इसको इंशाल्लाह हम अच्छा रिजल्ट देंगे।
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तौफीक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहें। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और आप इस यहाँ से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। और चलते हैं अब ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या है। जी नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में जो थैलेसीमिया की बीमारी है, उस बीमारी के इलाज और फिर उस बीमारी की बचाव के लिए जंग कौन कर रहा है, वो जद्दोजहद कौन कर रहा है। बहुत सारे नाम हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जो इसके लिए कोशिशें करी हैं, लेकिन उनमें एक बड़ा मोतबर नाम जो है वो है काशिफ इकबाल का। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर बना था। अब उसकी क्या पोजीशन है, हम यहाँ मौजूद हैं इस सेंटर में जो कि डालमिया रोड पर वाक़ है। और इस सेंटर के जो रूह रवां हैं इकबाल साहब, उनसे हम बात करते हैं और उनसे मज़ीद पूछते हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हो रहा है अब, क्या चीज़ें, पहले तो ये लोकेशन बताइए ज़रा कि किस लोकेशन पे हम खड़े हैं ताकि कोई अगर आना चाहिए। हम इस टाइम कराची की सबसे कदीम आबादी डालमिया स्ट्रीट नंबर 1 पे खड़े हुए हैं। ये सीमेंट फैक्ट्री रोड ख़राब है, अब तो खैर ये सीमेंट फैक्ट्री रोड नहीं रहा, मगर ये कहलाता ये मशहूर है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहूलत फराम करने वाला सेंटर यहाँ डालमिया पे यहाँ मौजूद है। कदीम आबादी है, हमने तो ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊँगा। 95 में जब काशिफ का इंतकाल हुआ था लंदन में, तो उसके जब हमने वहाँ दफनाया था तो उसके एक जनाजे पे अहद किया था कुछ करना है पाकिस्तान जाके, तो जो चीज़ें मेरे बेटे को नहीं मिली वो हम पाकिस्तान में ही फराम करेंगे। काशिफ थैलेसीमिया का बच्चा था, उसको ब्लड लगता था, 8-8, 10-10 बोतल महीने में खून लगता था काशिफ को। काशिफ को इतना खून लगा कि जब काशिफ की डेथ हुई थी, अब बड़ी इन बच्चों की ज़िंदगी तकलीफ़दा होती है, इन बच्चों की मौत बड़ी तकलीफ़दा होती है। मैंने अपने बेटे की एक तकलीफ़दा मौत देखी है, इतनी तकलीफ़दा मौत देखी है कि वो 16 साल ज़िंदा रहा है काशिफ। 16 साल में 8-8, 10-10 बोतल ब्लड आखिरी टाइम में लगता था। और इतना ब्लड के साथ जो आयरन आता था आपके मेरे जिस्म में, आम आदमी के जिस्म में आयरन 40 से 160 नैनोग्राम 160, मेरे बेटे के जिस्म में, काशिफ के जिस्म में 160 के बजाय 11,000 आयरन था। तो मैंने अपने बेटे की तकलीफ़दा मौत देखी है, उसका मैंने दिल फटते देखा है, या उसकी आँख नाक से खून की धार निकलते देखी है, तो वो मुझे तकलीफ़ होती थी। जब काशिफ को हमने लंदन में दफनाया, वहीं पे इससे इंतकाल हुआ, जब यहाँ आए कि हमें कुछ करना है, मेरे पास कफन दफन के पैसे नहीं थे, वहाँ लोगों ने करोड़ों रुपए खा लिए थे, कोई बात नहीं, मगर आज अल्लाह ने मुझे जिस मुकाम पे रब ने खड़ा किया, आज मेरे 10-11 हॉस्पिटल खुलवा दिए पाकिस्तान में। अच्छा माशाल्लाह। आप ये जाएँ, हमने जमीला सुल्ताना एक फाउंडेशन चकलाला स्कीम 3, 1100 बच्चे ब्लड लगते हैं, ये मजाक नहीं है सर। नवाब शाह के सेंटर खुलवाया, 2000 से ज़्यादा बच्चे ब्लड लगाने आते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आते हैं। बदीन में खुलवाया, लाहौर में है, इस तरह से हम कंटिन्यू हमारी कराची में यह मेन अभी यही है। हमने नाम भी किसी को नहीं दिया काशिफ को थैलेसीमिया। हम चलते हैं अंदर, हमें बताइए कि क्या बोलते हैं आपके पास। ये हमारा एक एंट्री है, बल्कि अच्छा, आप और ये रक्शे भी यहाँ पर मौजूद हैं? जी आप ये देखें, जो कहानी है? इसकी कहानी ये है कि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, जो 18 साल के हो गए, इनके पास लाइसेंस है और पढ़ लिख गए, उनको रोज़गार तो मिल नहीं रहा। रियासत ने तो किसी को एक रोज़गार नहीं दिया, 5 लाख के बजाय या 50 लाख के बजाय। हमने 23 रक्शे इसी 2 महीने में बच्चों को दिए ताकि अपने रोज़गार से लगें और अपना कन्वेंस बने, यहाँ पर अपने ब्लड लगाने के लिए आएँ। अच्छा, एक वक्त होता था जब बच्चे बहुत छोटी उम्र में इंतकाल कर जाते थे थैलेसीमिया के, तो माशाल्लाह क्या इलाज का मेयार अच्छा हो गया है, ट्रीटमेंट बेहतर मिल रहा है, और किस एज तक जा रहे हैं बच्चे? आपने वो बात पूछी है जो इस टाइम पाकिस्तान में नामुमकिन बात है, हमने मुमकिन कर दिया। कि जब हमने ये सिलसिला शुरू किया आयरन कंट्रोल करने का, ब्लड लगाने का सिलसिला जब हमने शुरू किया, आज इस 25 साल हो गए काशिफ की डेथ को, 25वीं बरसी के बाद आज हमारे बहुत सारे बच्चों को थैलेसीमिया मेजर वालों की शादियां हो गई हैं नॉर्मल लड़का लड़कियों से। किसी की उम्र 30 साल है, किसी की उम्र 28 साल है। अभी हम आपको बच्चे दिखाएंगे, हमारे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। तो इससे बढ़िया बिल्कुल, ये रोजगार के लिए उन लोगों को रक्शे हमने दिए फ्री। बस वो ये है कि किराया अगर किसी को देते हैं, बैंक से लेते हैं, 3 लाख की जगह 4 लाख 5 लाख देंगे,
उनको सिर्फ 200 रुपये रोज़ निकाल के गुल्लक में डालने, वो महीने में ला के 3-4 हज़ार रुपये देने के, दूसरे लोगों को मज़ीद रक्शे हम दे सकें, मज़ीद दे सकें। तो ये सिलसिला सदका जारिया ये है, यहाँ पर चल रहा है। ये हमारा वेटिंग एरिया, ख़वातीन जहाँ बैठती है। अच्छा, ये रिसेप्शन है? ये रिसेप्शन है हमारा। कुंदी ये डोनर एरिया, सबसे अहम एरिया जो है, आपके पीछे ये हाल देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे 24 घंटे आते हैं लोग और ब्लड देते हैं। यहाँ पर ये 24 घंटे खुला होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तकरीबन 900 बच्चों को ब्लड लगता है। 900 का मतलब समझ रहे हैं आप? हमें 1800 बोतलें हर महीने ब्लड चाहिए। 1800। एक बोतल पे 3-3.5 हज़ार रुपया ब्लड का खर्चा आता है। हम तो फ्री दे रहे हैं ना, मगर आप ये देखें कि यहाँ जब लोग आते हैं ब्लड देने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये वो बहादुर लोग, वो सुपरमैन है, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए आते हैं। हमारे स्टाफ 24 घंटे ये अपनी खिदमत अंजाम देता रहता है। शिफ्टें चलती है, 24 घंटे ये खुला होता है। हमारे पास इस टाइम 6 डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। हमारे हेमाटोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, और ये यहाँ पे ये डॉक्टर्स रूम में यहाँ सारी ओपीडीज वगैरह जो होती हैं। हमारे कई बच्चों की भी शादियाँ हुई हैं। जाहिद की शादी हुई है। आपको कितनी खुशी होती होगी ना कि जब बच्चे इतने। हमें, मैं कहता, लोग कहते थे पहले 6-7 साल 8 साल में ही मर जाते थे ना, अब ऐसा नहीं है। अब तो चेंज आ गई है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शादियाँ हो गई हैं, उनके बच्चे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, हमने तारीख का रुख चेंज किया है। ये कलेक्शन एरिया सारा, यहाँ से सुबह बच्चे आते हैं तो इनके कैमरा वगैरह पास करते हैं। यहाँ पर पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है, सब के सब कंप्यूटराइज सिस्टम है। हमने पूरा ये एक सिलसिला के ऐसा किया हुआ कि यहाँ पे। फिर दूसरा ये है कि यहाँ अल्ट्रासाउंड, ECG, एक्सरे। जी, एक चीज़ जिसका तस्वर नहीं था, जो एक्सरे का, अल्ट्रासाउंड, ECG, इको, T2 MIR, ये पूरा एक्सरे की। इसके लिए तो पहले मतलब बहुत मरीजों को कहाँ जाना पड़ता होगा इसके लिए? तो सिर्फ नामुमकिन बात हुई हुई थी ना, इस वजह से बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, सहूलियात नहीं मिलती थी। और ये सब सर्विसेज फ्री हैं। अब ये इसके साथ आप ये देखें कि ये अभी तकरीबन 38 लाख की पूरा प्लांट आया है एक्सरे का खाली, जो किसी अल्लाह के बंदे ने डोनेट किया। मगर हमने अपने बच्चों को अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसी मशीन पाकिस्तान में 3-4 जगह होंगी जदीद सिस्टम वाली। जी, हम इस ब्लड बैंक लेबॉर्ट्री की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। ब्लड टेस्ट वगैरह भी होते हैं, ब्लड स्क्रीनिंग भी होती है। ये हमारे डॉक्टर खेमचंद हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, और ये इनकी। तो अब आपकी जो थैलेसीमिया के बच्चों की ब्लड की ज़रूरत है वो सब यहाँ पे पूरी हो रही है? पूरी किस तरह से कर रहे हैं ये पूछें कि 2000 बोतल लाते कैसे होंगे, उसकी स्क्रीनिंग से लेके। डोनर की क्या सोचते हैं आप लोग? डोनर देखिए, यूनिवर्सिटी बंद, कॉलेज बंद, ब्लड कहाँ से आएगा? कारखानों में लोग घुसने नहीं देते हैं कोरोना की वजह से। हम क्या करते हैं? बहुत मुश्किलात हैं। अब हम लोगों से यही कह देते हैं कि भाई अपनी कम कुछ नहीं तो अपनी सालगिरह पे एक ब्लड दे दिया करो। 3 करोड़ की आबादी कराची की लोग कहते हैं, 3 करोड़ की आबादी में आपको अगर 50 बोतल ब्लड ना मिले, क्या करोगे आप? नहीं, बिल्कुल अफसोस की बात है सर। 100-200 तो अब मैं कहाँ से ब्लड लाऊंगा? ये मेरी टीम काम कर रही है। और अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो बच्चों को, फिर बच्चों की जावत है। फिर बच्चे जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, गाड़ी रिजर्व लगेगी, झुका देंगे, कितना झुकाएंगे? गाड़ी ने बंद हो जाना है ना। तो ये बड़ा मुश्किल मरहले में हम लोग। ये शुक्र है अल्लाह का कि हमारी जो टीम दौड़ती है, हम लोग जो दौड़ते हैं, कहाँ से ब्लड लाते हैं। कभी हम जा रहे हैं नूरियाबाद, कभी हम जा रहे हैं थरपारकर से ब्लड लाना, 8 घंटे का रास्ता है, 9 घंटे का, वहाँ से ब्लड ला रहे हैं। सिजावल से ब्लड ला रहे हैं, नूरियाबाद। हम कंटिन्यू बगैर ब्रेक के, कोई ब्रेक नहीं लगता है इसके अंदर। तो ये हमारी पूरी लेबॉर्ट्री, ब्लड बैंक, 3-3 करोड़ रुपए की मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पे। ब्लड बैंक जो बना हुआ है यहाँ पे ब्लड इनके लिए बच्चों के रखते हैं। ये पूरा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्लड इनकी ज़िंदगी है।
अभी हम जो आए हैं वो मेडिकल स्टोर, जो हमारा सबसे दुनिया का महंगा तरीन मेडिसिन मिलती है वो तो यहाँ होती है। यहाँ बच्चों को आयरन निकाला जाता है। यहाँ पर बच्चों का आयरन निकाला जाता है। सुबह ये जगहें भरी हुई होती हैं। एक बच्चे को जो आयरन निकालने में 5 से 6 घंटे 7 घंटे लगते हैं, उसको ज़िंदगी भर आना है। जैसे काशिफ को आयरन नहीं निकाल सके, तकलीफ दम हो तो ये आयरन क्या महीने में निकालते हैं एक बार या डेली ज़िंदगी भर 9 घंटे, उसका 8-9 घंटे आना है। आयरन नहीं ब्लड लगाने तो 15 दिन में आएगा ना, आयरन निकालने के लिए रोज़ आना है, उसको आना है पंप के ज़रिए। पंप अभी भी पंप यूज़ होता है बड़े हाँ आई हैं, मगर एक इंजेक्शन 200 का आ रहा है, टेबलेट 400 की आ रही है। अब जैसे ये टेबलेट्स है, ये तकरीबन 11,000 की है। कैसे लेगा गरीब आदमी? कोई अगर 2 टबिया महीने में यूज़ हो रही 22,000 कैसे खर्च करेगा? यहाँ तो फ्री में दे रहे हैं। फ्री से मतलब हम भी पैसे कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी फ्री में नहीं दे रही है। मगर बता रहा हूँ कि इतना महंगा तरीन ये 7,000 की दवा है। कोई 3 डबिया खाता है महीने में, कोई 2 खाता है। खाना है ज़िंदगी भर खाना है। इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए नौजवानों का अमल दखल बहुत ज़रूरी है। वो लोग ब्लड दें और इनकी ज़िंदगी बचाएं। रमज़ानों में सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ होती है, ब्लड नहीं मिलता है। खून का अतिया देके इन बच्चों की ज़िंदगी बचाएं और इन बच्चों की जिस तरह से मदद कर सकते हैं, मेडिसिन में मदद कर सकते हैं, ब्लड बैग दे के मदद कर सकते हैं, हर तरह से। आप आके तो देखें ज़िंदगी क्या है। डालमिया गली नंबर 1। इकबाल साहब, आपकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए और आपने जो जज्बा और जो डेडिकेशन का मुजाहरा किया है, देखिए वो एतमाद ही है ना एक, वरना इतनी बड़ी फैसिलिटी आप चला सकते हैं, कोई आदमी चला सकता है, कोई एक इदारा चला सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये आप पर एतमाद ही है लोगों का। सर अवेयरनेस देखें, आपने सबसे पहले खुद ने आपने प्रोग्राम किया था, बड़ा प्रोग्राम था, उसने पूरी दुनिया में तेल का मचाया। ऐसे अवेयरनेस पे प्रोग्राम किया था और आज फिर आप उस जगह खड़े हैं कि जहाँ ये झोपड़ी बनी हुई थी, आज आप इस बिल्डिंग नहीं, मुझे देख के खुशी हो रही है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम और बहुत सारी चीज़ें सारी अच्छी हो गई हैं। तो इकबाल साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह हम दोबारा भी विज़िट करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बस जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा ज़रूर। वेलकम बैक नाज़रीन। मेट्रो मैटर्स में हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम ऐसी शख्सियात को डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे जिन्होंने मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। एक ऐसे ही कराची के सपूत से हम आज बात करने जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ सोशल वर्क किया बल्कि अब सियासत में भी कदम रख दिया है और वो कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं। एक तब्दीली वो है जो आप भुगत रहे हैं और आप देख रहे हैं, और वो क्या तब्दीली लाना चाहते हैं उनसे हम जानते हैं। बातचीत का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं मोहतरम अल्ताफ़ शकूर साहब, जो कि चेयरमैन हैं पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है? बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी है। बैकग्राउंड में एक बिज़नेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है और टेक्सटाइल से हमारी वाबस्तगी बहुत पुरानी है, 60-70 बिफोर पार्टीशन उस वक्त से। इसके बाद फिर इंजीनियरिंग का एक जोश था, उस ज़माने में ट्रेंड था इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो इंटर के बाद फिर यूनिवर्सिटी में एज एन इंजीनियर दाखिला हुआ और क्वालिफाई किया अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग की। इसके बाद फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया। सियासत का आगाज़ क्या ज़माने तालिब इल्मी से ही कर दिया था आपने? जी हाँ, NAD यूनिवर्सिटी में 1977 में जब एडमिशन हुआ तो उस वक्त यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स वो दौर था और उस वक्त तमाम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर पूरे मुल्क के अंदर तलबा यूनियंस होती थी और स्टूडेंट बॉडीज़ अपने मसाइल खुद हल करती थी और वहाँ पर टैलेंट हंटिंग होती थी, लोग मिलते थे, लीडरशिप वहीं से पैदा होती थी। आज भी आप देखें असेंबली के अंदर जो आवाज़ें, नुमाया आवाज़ें, वो माजी की हैं जिस पॉलिटिक्स में रहे हैं। तो वो फिर जब पाबंदी लग गई, आवाज़ बंद कर दी गई 85 के बाद, इसके बाद दोबारा जागीरदार वडेरे सरमायादारों का कब्जा हो गया पार्लियामेंट पे। आज कौम भुगत रही है। कौन सी तलबा तंजीम से आपने आगाज़ किया? मेरा ताल्लुक इस्लामी जमीयत तलबा से। उसके बाद अमली जद्दोजहद का आगाज़ कब से किया? अमली जद्दोजहद का आगाज़ स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद फिर जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की थी, उसमें कुछ अरसा गुजारा। उसके बाद फिर पासबान का क़याम अमल में आया। पासबान भी जमात इस्लामी ने बनाई थी। पासबान और जमात इस्लामी एक साथ 3 साल का ये ड्यूरेशन था, साथ रहे। इसके बाद फिर रास्ते जुदा हो गए। रास्ते जुदा हो गए मतलब अब जमात इस्लामी से आपकी वाबस्तगी नहीं, जमात इस्लामी से कोई वाबस्तगी नहीं है। 93 से ऑनवर्ड्स हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है।
पासवान को आपने एक एनजीओ के तौर पर मुतारिफ करवाया था। जी हाँ, 93 से ऑनवर्ड्स अब तक तकरीबन 2017-18 तक एज एन एनजीओ, एज ए प्रेशर ग्रुप हमने किरदार अदा किया। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए बगैर अक्रॉस द बोर्ड हमारा मैसेज नहीं जा सकता, तो मजबूरन हम सियासत में आए, जबकि हमें मालूम है कि सियासत तो सिर्फ जो पैसा फेंक तमाशा देख जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर वापस रिटर्न लेते हैं, हमारे पास तो वसाइल नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह एक न एक दिन हमारी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ही सही एक आवाम की आवाज़ बन जाएगी। ये बताइए कि पासवान का तो बड़ा नाम रहा है और मुख्तलिफ मसाइल पे, तो फिर उस वक्त कैसे करते थे? पब्लिक के इश्यूज़ हैं उनको हमने एड्रेस किया, और कभी आप बड़ा बल्ला बनाते थे, कभी आप बड़े मुजाहरे करते थे, कभी आप लोटे रख देते थे, कभी तो ये बल्ला बनाया, उसके पीछे भी एक फ़लसफ़ा था। उस ज़माने में कराची में मगरिब के बाद अनऑफिशियल कर्फ्यू लग जाता था और रोज़ाना 10-20 लाशें मिलती थी बोरियों में। तो इतना खौफ का माहौल था, हम चाह रहे थे कि उस खौफ के माहौल को ख़त्म किया जाए और लोगों को उससे निकाला जाए और एक एतमाद दिया जाए। तो वो बल्ला हमने बनाया 55 फीट का, उसको पूरे पाकिस्तान में घुमाया और उस बल्ले ने कराची, हैदराबाद समेत वाकई एक किरदार अदा की। उससे काफ़ी शऊर आया। जी हाँ, बिल्कुल, लोगों का खौफ निकला, लोग बाहर आए, अपने आप को उन्होंने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। आप क्या समझते हैं पासवान की बड़ी कामयाबियां क्या क्या रही? सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये है कि जो पिसा हुआ तबका है उसको हम एतमाद देते हैं, उसको चाहे वो वडेरे के सामने, जागीरदार, सरमायादार के सामने खड़े होने का हौसला दिया, उसके साथ हम खड़े रहे। आपने लोगों को कानूनी मदद भी फराहम की, जेलों में भी गए? जी हाँ, निकाला जेलों से? बिल्कुल, ये तो तवील तारीख है, कई सालों पर, कई डिकेड्स पर ये मुश्तमिल है, लेकिन चूंकि हम सियासत में नहीं थे कभी भी, तो ये सारे काम बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो सके थे। फिर क्या हुआ पासवान का दौर? पासवान को फिर 2017 या 18 में हमने एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाई है और अब हम बल्दियात पे हमारी नज़रें हैं। कोशिश करेंगे कि आवाम के साथ हमारा लाइजन बने और हमारे लोग मुंतखब होकर ऐवानों में जाएं ताकि लोगों को पता चले। आपकी जैसे स्टार्ट में जमात इस्लामी के साथ भी आप कुछ अर्सा रहे, पॉलिटिकल पार्टियाँ तो और भी बहुत सारी थी। देखिए, जमात इस्लामी या मजहबी जमातों का तो माजरत के साथ, मेरे चौके माजी रहा है उनके साथ, मैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहता, उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा, लेकिन अब वो तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, अब वो किरदार अदा नहीं कर सकती। कल जरदारी था, फिर नवाज आया, आज इमरान है, कल मलाला होगी, इसके बाद शायद आफरीदी होगा, फिर कोई और आ जाएगा, ये खेल चलता रहेगा। एमकेएम को आपने किसी खाते में डाला? एमकेएम ने वाकई, एमकेएम का जो स्टार्ट था वाकई वो मतलब बिल्कुल उसने उसके सही उठान थी, इश्यूज थे, डेफिनेटली थे। कराची अर्बन और सिंध अर्बन के जो यहाँ पे आवाम है उनके साथ इंसाफियाँ हुई थी, लेकिन वो फिर ट्रैक से उतर गए, वो फिर असबियत की तरफ चले गए। आपकी सियासत का आगाज़ कराची तक ही है या मुल्क भर तक जाने का इरादा है? नहीं, कराची से मतलब तमाम सूबे के अंदर पासवान है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि कराची में भी आप देखें तो लियारी में भी है, तो औरंगी में भी है, तो कुरंगी में भी है, तो लांडी में भी है, तो सोसाइटीज़ गुलशन वगैरह में, हर इलाके के अंदर है। कितने लोग आपके साथ होंगे इस तरह काउंट या तो कोई आपने कोई मेंबरशिप की है या कोई? हाँ, मेंबरशिप या है। यूनिट्स बनाए होंगे या हाँ, नहीं, अल्लाह क्या का शुक्र स्ट्रक्चर है। क्या है आपकी पार्टी का? स्ट्रक्चर जिस तरह हर पार्टी का होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक, मरकज़ में है, फिर तमाम सूबे हैं, फिर बड़े शहर हैं, आप आगाज़ करने जा रहे डिस्ट्रिक्ट बेस हैं, पर हमारा सेटअप है। आप आगाज़ करने जा रहे हैं, कराची शहर के बड़े मसाइल हैं क्या? कराची शहर के मसाइल तो बहुत सारे हैं, बस सबसे बड़ा मसला यहाँ पे बेरोज़गारी है, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, पानी, जो बुनियादी चीज़ें हैं। कराची तो एक इकनॉमिक हब है और कराची की तो सिर्फ जो मैकला रोड है उस पर जो इमारतें हैं वहाँ से जो टैक्स जाता है वो पूरे मुल्क के टैक्स से ज़्यादा होता है। दावे तो सभी करते हैं कि हम कराची को बना रहे हैं। नहीं, बेशक दावे तो सब करते हैं, हमने कब इनकार किया, बिल्कुल करते हैं। पीटीआई को 14 कौमी की 28 सूबाई की सीटें मिली हैं, यानी कि इस शहर से वो पार्टी जो मरकज़ में भी हो लोग उससे मुस्तरद करते हैं। कराची तो अपोजिशन का शहर है, इसके बावजूद कराची ने इनको बहुत वार्म वेलकम दिया, लेकिन नतीजे में क्या मिला बताएं आप? कौन सा मसला हल हुआ? जब इनसे पूछो तो कहते हैं कि 18वीं तरमीम, तो 18वीं तरमीम तो पहले से थी, फिर आपने इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया था? उस वक्त ना लेते आप। अब इतने आपके एमएनएज हैं, इतने आपके एमपीएज हैं, आप गालियाँ देते हैं पीपल्स पार्टी को। आप चार्टर सिटी का आइडिया आपका है? दुनिया भर में अब तो जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो बड़े शहर हो जाते हैं तो उनके फिर अपना इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सिंध है या पंजाब है, सूबों को तो अपना होगा सेटअप, लेकिन जो बड़े शहर होते हैं ना फिर उनको चार्टर सिटी का दर्जा दिया जाता है, फिर उसका अपना मैकेनिज्म होता है, अपना चार्टर होता है, वो शहर फिर उस चार्टर के मुताबिक चलता है, क्योंकि बड़े शहर के मसाइल जुदा होते हैं,
चार्टर सिटी का स्टेटस आपके ख्याल में कहाँ कराची- कामयाब है? नहीं, वैसे तो यूरोप के अंदर मतलब जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, आपका कैलिफोर्निया हो गया, जितने बड़े शहर हैं तब हम ही चार्टर सिटी है। चार्टर सिटी डिक्लेयर करने से क्या हो? नहीं, उसकी फिर वो फैसले खुद करेंगे ना, इश्यूज को खुद समझेंगे। अब वो दादू और चार्टर मटियारी सिटी और में खास चीज़ें क्या होती हैं? कुछ जो स्टेटस मिलेगा जो तो उसका रेवेन्यू क्या? जो जमा होगा और फिर उसकी एक्सपेंडिचर है, फिर वो जो प्लानिंग है, वहाँ की एजुकेशन है, वहाँ की जुडिशरी है, वहाँ की पुलिस है, और जितने भी ये महकमे हैं, हेल्थ है वगैरह सब, वो फिर चार्टर्ड सिटी जो है ना, उसका चार्टर उसका तयन करेगा। आपके ख्याल में अभी इस वक्त भी चार्टर सिटी का दर्जा अगर मिले तो कराची शहर की डेवलपमेंट हो सकती है? इतनी बिल्कुल कच्ची हो आबादियाँ, सकती है। इतने नाले बंद, सब हो सकता है। बरसाती नाले बंद, सीवरेज का सिस्टम नहीं है, पानी का सिस्टम नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोई दे तो सही। इसके लिए तो फिर 40-50 साल लगेंगे। वो बस होने की चिड़िया कराची, तो कोई चाहता नहीं कि उनका हाथ से निकल जाए। सब खाने पीने में लगे हुए हैं। इस भैंस का दूध तो सब पीते हैं, लेकिन भैंस को कोई चारा खिलाने के लिए तैयार नहीं। आपके पास कोई प्रैक्टिकल इसका हल भी है? देखा ना, ये तो अवाम उन्नास तक जब बात पहुंचेगी और उन तक ये शऊर देने में हम कामयाब हो जाएंगे कि कराची के साथ जो ये पिछले कई डिकेड से जो मजाक हो रहा है, ये इसका हल ये नहीं है कि ये कभी इतने बिलियन का पैकेज इमरान खान ने अनाउंस कर दिया तो कभी यूं कर दिया, कभी ये अलायंस बना, कभी ये अलायंस बना। नहीं, कराची ये सारे तजुर्बात से गुजर चुका है। तो इसके लिए तो आपको रहमा हमवार करनी पड़ेगी। हाँ, वही कर रहे हैं। लिमिटेड वसाइल के अंदर हमारा मसला वसाइल है, तो बगैर वसाइल के चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही सही। तो आपके पास क्या शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, मिड टर्म प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? देखिए, फौरी तौर पर तो बल्दियाती इंतखाबात के ज़रिए मैं समझता हूँ कि हम अपनी बात पहुँचाने में कामयाब होंगे। मतलब अभी बहुत बड़ी एक तादाद है, उनको शायद अंदाज़ा नहीं है, वो समझता है अभी भी हमें प्रेशर ग्रुप है या देन NGO है, ठीक है ना। हमारा जो सियासी किरदार उनके सामने आएगा, फिर उनके पास एक अल्टरनेट होगा। सामाजिक काम भी फिर साथ साथ चलते रहेंगे। सामाजिक काम तो चल ही रहे हैं, हमारे तो टीम के अंदर उनके बिल्ट इन है, ये जीन्स में शामिल है, सामाजिक काम, वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह। लेकिन सियासी काम से हमारी टीम बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं रखती थी, तो वो एक नया तजुर्बा है। इसका कोई आपने टारगेट रखा है कि इतने सालों तक अगर मैं इस मकाम पर पहुंच जाऊंगा तो ठीक, वरना शायद फिर आप कोई नया डिसीजन लें? और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता तो यही है, चाहे 2 साल लगें, चाहे 5 साल लगें, चाहे 10 साल लगें। लोगों को वैसे डायरेक्टली रिलीफ देने के लिए आपने पर्सनली क्या किया है? आपने, आपकी टीम ने क्या काम किया? देखिए, बहुत सारे वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, हमने भी माजी में किए हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड स्केल पर होते हैं। ये काम तो सरकारी सतह पर, जैसे कि इस वक्त 6,500 स्कूल सिंध के, मतलब वो सिर्फ पर्चों पे हैं, अमलन स्कूल नहीं है, उनकी बिल्डिंग है, उनका खर्चात हैं, उनकी फीसें जाती हैं वगैरह वगैरह, तनख्वाहें वगैरह सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन स्कूल एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में आप कह रहे हैं स्कूल बने, फिर उन स्कूलों को खुलवाने के ये लिए तो कोई सब कोशिश अभी रिपोर्ट आई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हमारी टीम है तो वहाँ पर हम मुजाहरे भी करवा रहे हैं, स्कूल की विजिट भी वो करते हैं, उसको हाईलाइट भी करते हैं, वहाँ की सफबंदी भी करते हैं आवाम की, और कहते हैं कि आपका राइट है। वडेरा आपको तासुब की राह दिखाता है और सिंधी महाजिर चक्कर में उलझा कर रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कहते हैं कि महाजिरों के साथ जुल्म है। मैं कहता हूँ कि इंटीरियर सिंध में जो जुल्म है, जैसे ठट्टा, मैं आपको 2 मिसालें दे रहा हूँ। ठट्टा हमारे जो सदर है असगर बुरोई, उसके भाई का डायलिसिस का इशू था, वो हफ्ते में 3 दिन कराची आता था डायलिसिस के लिए। ठट्टा जो एक ज़माने में दारुल खिलाफा है सिंध का, वह डायलिसिस की फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारा सदर बदीन का हंगोर जो, तो उसका इंतकाल हो गया, हार्ट प्रॉब्लम था, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ पर। तो ये सब मिलकर चाहते हैं कि ये पोलराइजेशन रहे, ये सिंधी महाजिर कल्चर रहे जिंदा, ये तासुब की फिजा रहे जिंदा, ताकि इनकी दुकानदारी चलती रहे। मुझे इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, जब नया पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो चंद सरकारी जॉब्स के लिए जो लड़ाइयाँ होती हैं ख़त्म हो जाएंगी। इंडस्ट्री इतनी होगी और इतनी फ्लोरिश करेगी, इतनी जॉब्स आएंगी, लोग सरकारी जॉब से ज़रा अच्छे उनको वहाँ पे नज़र आएगा, तो वो उनको रुझान उस तरफ बढ़ जाएगा। अभी तो कहीं जॉब ही नहीं है, तो फिर हर सरकारी जॉब की तरफ भागता है, फिर वहीं पर कोटा और नन कोटा ये सारे इशू शुरू हो जाते हैं। फाइनेंशियल एक अहम इशू होता है, तो कोई मईशत की बेहतरी के लिए भी आपका कोई प्लान है? देखिए, मईशत की बेहतरी के लिए तो सिर्फ सरकार पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रियाटिक मुहिब वतन माहिरीन माशियात हैं, जैसे आपकी डॉक्टर शाहिदा वज़ारत हैं और भी हैं, इनको मौका दिया जाए। हम इस तरह के लोगों को आगे लाएंगे, लाइमलाइट में लाएंगे, हमारी हमेशा कोशिश भी होती है, और प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट को कि इन लोगों को मौका दिया जाए। आप ये IMF की, वर्ल्ड बैंक की जो तनख्वाहदार वहाँ से अलग तनख्वाह लेते हैं, यहाँ से अलग तनख्वाह लेते हैं, और फिर उनका काम करते हैं और पाकिस्तान की दिवालिया कर रहे हैं, ताकि हमारे एटमी असासे समेत हर चीज़ हमारी पूरी खुद मुख्तारी
ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, खासतौर पर कराची शहर? पाकिस्तान और कराची देखें, मैं तमाम दोस्तों से जब भी मौका मिलता है मैं कहता हूँ कि ये जो इलेक्टेबल्स की जो सियासत है, जो असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, कोई पटवारी बना हुआ है, कोई यूथिया बना हुआ है, कोई जियाला बना हुआ है, हमें इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। इनको ये जो बुत परस्ती है ना, ये बुत परस्ती की साइकी से इनको बाहर निकलना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अल्ताफ़ शकूर साहब, आपने मुझे ये टाइम दिया। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अल्ताफ़ शकूर साहब की। इंशाल्लाह हम ऐसे लोगों से आपको मिलाते रहेंगे और दोबारा भी अल्ताफ़ साहब से बात करेंगे। और अगर आपने किसी मसले की निशानदेही करनी हो या हमसे रब्ता करना हो तो हमारे रब्ते का नंबर है 0300 364 2759। अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को मेट्रो मैटर्स के इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।